हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर आप इंग्लिश मीडियम में करना चाहते हैं देन यू आर एट द राइट प्लेस। चेंज द मीडियम फॉर यूपीएससी इज द नेम ऑफ द चैनल। डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर अमंग ऑल दी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स। जिससे जो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हैं जो अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट करना चाहते हैं लेकिन उनके पास कोई भी हेल्प अवेलेबल नहीं है, तो ये यूट्यूब का पहला और इकलौता ऐसा चैनल है जो कि हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के सिलेक्शन के रेशियो को इंप्रूव करने में हेल्प करना चाहता है। राइट, तो आप हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स से तो शेयर करिए इस पर्टिकुलर चैनल को हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के बीच में। अब देखिए, अगर अपने मीडियम को आप चेंज करना चाहते हैं और आपने फर्स्ट क्लास लेकर इंटरमीडिएट तक या ग्रेजुएशन तक जो भी मतलब आपने स्टडी किया, अगर थ्रू आउट हिंदी मीडियम में पढ़ाई की है, तो आपको लगता है कैसे मैं अपने मीडियम को चेंज कर सकता हूं या चेंज कर सकती हूं। द आंसर इज यस, आप डेफिनेटली अपने मीडियम को 100% चेंज कर सकते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, पहला क्या है कि देखिए इसी के रिगार्डिंग एक हमारा ऐप है जिसका नाम क्या है, चेंज द मीडियम इन इंग्लिश। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और अगर आपको मीडियम चेंज करने से रिलेटेड किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, डाउट आ रहा है, किसी भी चीज है, तो आप इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हो 7080507433। ठीक है, पहले आप इस पे मैसेज करेंगे, उसके बाद अगर आपको कॉल पे बात भी करनी होगी तो टाइम आपको बता दिया जाएगा। ऑलराइट, अब देखो आपको मीडियम चेंज करने से पहले ये बहुत कुछ नहीं, देखो बहुत सारी क्या होती है मिथ्स दिमाग में चलते रहते हैं कि वोकैबुलरी कितनी याद करनी पड़ेगी, वर्ड मीनिंग कितने याद करने पड़ेंगे, इतने सारे सब्जेक्ट हैं कैसे करेंगे, शुरू से लेकर के फर्स्ट क्लास से लेकर के इंटरमीडिएट से लेकर के ग्रेजुएशन थ्रू आउट आई हैव स्टडीड इन हिंदी मीडियम एट दिस स्टेज ऑफ माई लाइफ व्हेन आई एम लाइक 18, 19 और 20, 21। कैसे मैं अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शिफ्ट कर सकता हूं या कर सकती हूं। राइट, तो कैसे कर सकते हो, देखो बहुत सारे मिथ्स हैं कि इतने सारे वर्ड मीनिंग, तो उतने सारे वर्ड मीनिंग ऑब्वियसली आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जैसे आपको कोई द हिंदू के आपको बताता है न्यूज़पेपर को आपको रीड करना है। ठीक है, अब आप मान लो डेली 5 वोकैबुलरीज को याद करते हो द हिंदू से। ठीक है, अब उसमें क्या है कि आप मान लो पूरा एक मंथ याद किया आपने, 150 वोकैबुलरीज हो गई, आपके पास वर्ड मीनिंग हो गया। अब क्या करोगे आप इनका, या तो आप ऐसी स्टोरी क्रिएट करो जिस स्टोरी में आप इन सारे वर्ड्स को फिट करो, तो वो तो मतलब बिल्कुल उल्टा ऑप्शन है हमारे किसी यूज करनी। इससे बेहतर ये है कि एक कोर्स है हमारा पूरा फाउंडेशन कोर्स है, आप ऐप पर जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे क्या है कि बेसिकली जैसे एनसीईआरटी है, तो आप जब लाइन बाय लाइन एनसीईआरटीज को पढ़ना शुरू करेंगे, वर्ड अभी मैं आपको रीड करके दिखाऊंगा कि इसमें कितनी ग्रामर से बच्चों के अंदर बहुत सारा ये रहता है डाउट कि ग्रामर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ग्रामर पहले आ जाए तब मैं सीख लूं। ठीक है, वर्ड मीनिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले वर्ड मीनिंग मुझे आ जाए, कितनी वर्ड मीनिंग कैसे आएंगी। फिर सबसे इंपॉर्टेंट आता है हाउ टू राइट। तभी राइटिंग को लेकर के मैं पूरा एक सीरीज लेकर के आने वाला हूं जो फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर ही रहेगा। डेली के डेली हम लोग आंसर राइटिंग करना स्टार्ट करेंगे कि कैसे एक हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट जिसने कभी मतलब इंग्लिश मीडियम में नहीं पढ़ाई की है और उसको एक जनरल अंडरस्टैंडिंग है मतलब इंग्लिश के बारे में, कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश में लिखा तो आप ये बता सकते हैं कि ये इंग्लिश में लिखा है, जापानीज में, जर्मन में, हिस्पैनिक में, उर्दू में ये चीज नहीं लिखी है। इतना तो आपको आइडेंटिफिएबल है भी, इतना ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं। सपोज इफ आई स्टार्ट स्पीकिंग टू यू राइट नाउ इन इंग्लिश, सो यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग इन इंग्लिश। राइट, स्टूडेंट्स की दिक्कत मेनली कहां है, आंसर राइटिंग में, कि हम लिखना कैसे शुरू करें। जब भी स्टूडेंट को रीड करते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर एबल टू अंडरस्टैंड, मतलब 40-50% एवरीबडी इज एबल टू अंडरस्टैंड। बट व्हेन आई एम स्पीकिंग, सपोज आई एम टॉकिंग टू यू राइट नाउ कि यू हैव स्टडीड फ्रॉम द फर्स्ट क्लास टू द इंटरमीडिएट और इवन टू द ग्रेजुएशन थ्रू आउट इन हिंदी मीडियम, बट नाउ यू वांट टू चेंज योर मीडियम फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश बिकॉज यू हैव सीन द रिजल्ट ऑफ द यूपीएससी हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स गोइंग डाउन। राइट, सो नाउ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड every single thing that I'm trying to speak to you in English. Right, so every student has this capacity to understand every single thing in English, but the problem comes in speaking, that whatever they want to speak they're not able to speak. Like you face difficulty, you face challenges while you want to speak in English, right, or you want to express something that you have in your mind. Right, so the first number one challenge is that you feel like some hesitation kind of in speaking. Second challenge that you face, now see I am speaking to you in every single thing in English, but now see you are able to understand English. So योर लाइफ इज इन योर हैंड, आपकी जिंदगी आपके हाथ में है। थोड़ा सा शिफ्ट लेना अपनी लाइफ से। इतनी लंबी तैयारी के लिए अगर आप सोचो हिंदी मीडियम से ही करोगे, रिजल्ट आप देख रहे हो 1000 में से अगर 990 मतलब लोग 960, 970, 980 लोग अगर आपके जो है इंग्लिश मीडियम से सेलेक्ट हो रहे हैं, तो आपके फ्यूचर क्या हो सकता है, इतना तो आप अंदाजा लगा सकते हो। फिर आप इतनी फीस लगाओगे, इतना टाइम, एनर्जी, मनी सब लगाओगे, उसका कोई एंड रिजल्ट निकल के आना चाहिए सही सवाल। ठीक है, तो आपको नंबर 1 तो एक चैलेंज है कि स्पीकिंग में, और उससे भी बड़ा सबसे बड़ा चैलेंज है दैट हाउ टू राइट इन इंग्लिश, है ना, कि हाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग आंसर्स in English. Like suppose if you have suppose I have explained this particular chapter to you. Okay, this is the 7th class NCERT. This is the 7th class NCERT. ठीक है ना, NCERT। और ये किस चीज की एनसीईआरटी है, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। ठीक है ना, मिडिवल इंडियन हिस्ट्री की एनसीईआरटी है। ठीक है, जो कि आजकल बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन पिछले 3 से 4 सालों का ट्रेंड अगर आप उठा करके देखिए, 4 से 5 सालों, तो मिडिवल इंडियन हिस्ट्री हैज बीन इन द करंट सिनेरियो दैट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर
सेक्शन ऑफ द हिस्ट्री, ठीक है। तो मेडिवल हिस्ट्री इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन अप दिस पर्टिकुलर एनसीईआरटी। अब आप सोचो, देखो मैं इसीलिए जानबूझ कर इंग्लिश में बोल रहा हूं कि बिकॉज आई नो दैट, क्योंकि बहुत सारे मैसेज मेरे पास, बहुत सारे मैसेज आते हैं मेरे पास, डेली के डेली मैसेज आते हैं, कॉल्स आते हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने अपना नंबर दे रखा है, चैनल का नंबर दे रखा है, ठीक है। तो बच्चे डाउट करते हैं, पूछते हैं कैसे हैं, तो बहुत सारे बच्चे हमारे साथ पढ़ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, लिख भी कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको उससे बात है कि कैसे लिखना, कैसे स्टार्ट करें, हाउ कैन आई राइट स्पीकिंग इन इंग्लिश, मतलब स्पीक कैसे कर सकें, लिखना, ये दो सबसे बड़े चैलेंज हैं। यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाटएवर आई एम स्पीकिंग, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एवरी बिट ऑफ थिंग, एवरी सिंगल थिंग दैट इज गोइंग इनटू योर माइंड, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट सर इज स्पीकिंग टू यू, व्हाट सर wants to talk to you, right? You are able to understand. So the problem comes in writing, not only in the vocabulary, not in the grammar, right? How to write is the biggest challenge that I found in all the aspirants, all the students that I talk to you over the call, right? Writing, and then along with the writing the comes speaking, right? कि बोलना कैसे शुरू करें, ठीक। अब देखो ये सारी चीजें तो हो जाएंगी डेफिनेटली। देखो वर्ड मीनिंग क्या है, इसके साथ ही जितना भी हम इसको पढ़ेंगे, इसमें व्हाटएवर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड विल बी देयर दैट आई विल बी टेलिंग यू, ओके। अगर आप हमारा कोर्स भी ज्वाइन करते हो, उसमें तो लाइन बाय लाइन डिटेल से और ज्यादा डिटेल में हमें स्टडी पढ़ते हैं, बट बिकॉज यहाँ पे यूट्यूब में वीडियो थोड़ा सा छोटा रखना होता है, सो दैट इज व्हाई वी कीप इट लिटिल शॉर्ट, ओके। तो वर्ड मीनिंग आप वहां पे सीखोगे, ग्रामर जो भी जरूरी होगी आपको वो ग्रामर वहीं पर बताई जाएगी, और वो ग्रामर ऐसी होगी कि आपको इस हिसाब से बताई जाएगी कि आपका कैसे रिलेट हो सके, किस कंटेक्स्ट में वो चीज बताई गई है, ठीक है। अब जैसे मालूम है आपको बताऊं, आई टेक टी, ही टेक्स टी, दे टेक टी, वी टेक टी, राइट, ऐसे करके ये सब, ही गोज टू मार्केट, शी गोज टू मार्केट, शी गोज टू कोचिंग, ये सब मतलब ये सिंगल सेंटेंसेस है ना, आपके किसी काम के नहीं है। आपको लिखने में दिक्कत कहां होती है कि जब आप एक छोटा सा सेंटेंस लिख लेते हो, फिर उस सेंटेंस को लंबा कैसे करें, उसमें अगर और चीजों को ऐड करना है, प्रॉब्लम यहां पर आती है स्टूडेंट को। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैं सारी स्टूडेंट्स की जो डिमांड है उसको मैंने देखा है कि मतलब जितने सारे एस्पिरेंट्स के मैसेज वगैरह पड़े हुए हैं, तो उन सबसे मैंने ये निकाला कि मैं लिखने की एक सीरीज स्टार्ट करता हूं स्टार्ट में, ठीक है ना। तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा, हाँ इतना ज्यादा टफ नहीं, क्योंकि आप खुद ही देखो ना कि जो एसएससी की इंग्लिश आती है, एसएससी की इंग्लिश जो आती है, तो उसमें क्या है, एक अच्छे खासे लेवल की इंग्लिश ग्रामर आती है। आप एमटीएस ले लो, आप स्टेनो ले लो, सीएचएसएल ले लो, आप बैंक के क्लर्क्स ले लो, आईबीपीएस ले लो, बैंक का पीओ एग्जामिनेशन ले लो, ठीक है ना, या आपका जो आरबीआई है, नाबार्ड है, ये सारे जो एग्जामिनेशन वगैरह जो होते हैं, जैसे दरोगा हो गए, जितने भी मतलब होते हैं एक तरीके से एग्जाम, उसमें इंग्लिश का लेवल का, तो उसमें प्योर ग्रामर का टेस्ट होता है। बट यूपीएससी इज नॉट द प्योरली ग्रामर एग्जाम, आपको प्योर ग्रामर का कौशल नहीं दिखाना है। आप देखो, आप 2013 में आप देखो, अगर आप सिंसियर हो, 2013 में क्या आता है, सीसैट आता है, ठीक है। अब सीसैट उससे पहले लगभग अगर मान लो कि 900 सीट्स आती थी, ठीक है ना, तो ऑलमोस्ट 450, मतलब आसपास 400 से 500 के आसपास लगभग जो है, मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं पता मुझे, बट हाँ लगभग हाफ का रेशियो रहता था हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के एस्पिरेंट्स में। बट अब क्या है, अगर 1000 सीटें आ रही हैं, ठीक है, तो उसमें से 960 लोग इंग्लिश मीडियम के हो रहे हैं। भाई आप सोचो, आप अपनी जिंदगी के साथ क्या करने हैं, और कोई आपको बचाने तो आएगा नहीं। देखो जितनी भी मार्केट में कोचिंग है, हिंदी मीडियम की भी है, इंग्लिश मीडियम की है, बट बहुत से बच्चों को क्या करना है कि इंग्लिश मीडियम का ही बैच लॉन्च कर दिया। उनको पता है कि बच्चा कंफ्यूज है, उसको पता है कि हिंदी मीडियम से नहीं होना इतनी जल्दी, आसान नहीं है। अगर होता तो भाई हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट जो है, क्या वो तैयारी नहीं करते हैं, क्या वो बैठ करके मन लगा के, मतलब उनको सेंस नहीं है, सारा सेंस है उनको, वो आईआईटी का एग्जाम निकाल सकते हैं, नीट का एग्जाम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लैट का एग्जाम, सारे एग्जाम निकालते ही हैं हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट। ऐसा तो नहीं कि हिंदी मीडियम में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है। इट इज जस्ट कि यूपीएससी में लैंग्वेज जो है, इंग्लिश लैंग्वेज जो है, वो एक बैरियर का काम कर रहा है। और बड़े बड़े जो टीचर, इसमें क्या कि मैं उनका नाम भी ले सकता हूँ, मिस्टर विकास द्विवेदी सर जो है, उन्होंने खुद भी कहा है कि मतलब हिंदी मीडियम, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी मतलब अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी मतलब अगर आप हल्का सा भी चाहते हो कि यार मेरी जरा सी भी ठीक है मैं इंग्लिश मीडियम शिफ्ट, तो डेफिनेटली आप इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हो जाओ। उनका खुद कहना है, ऐसी रील्स है बहुत सारे बच्चों ने मुझे को भेजी भी है, अगर आप देखेंगे यूट्यूब पे आपको मिल भी जाएगी, ठीक है। तो इतने बड़े टीचर, इतना ज्यादा अनुभव उनको है यूपीएससी से लेकर के, खुद उन्होंने यूपीएससी एग्जामिनेशन क्रैक किया, बड़े टीचर हैं, बहुत ज्यादा नॉलेज है, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं वो, ठीक है। तो जब उनकी बात ये कहे तो बहुत सोच समझ करके उन्होंने कहा होगा, ठीक है। तो ये इनिशिएटिव सिर्फ इसीलिए है कि आप कल को ये ना कह सकें कि यार अगर काश कोई ऐसी हेल्प होती, कल कुछ मतलब ऐसा चैनल होता, या यूट्यूब ऐसा चैनल होता, या कोई ऑफलाइन कोचिंग होती, तो मैं डेफिनेटली जाकर के अपना मीडियम चेंज कर लेता, जी हाँ मतलब चेंज कर लेती, और मेरा सिलेक्शन आज कुछ और हो सकता था, राइट। आज मैं आईएएस आईपीएस जो भी हो सकता। बट आप सोचो ना कि जब नहीं हो रहा है, ये मतलब ये संख्या है, आप खुद ही देखो, मतलब ये आपका डेटा है। आप देखो यूपीएससी की वेबसाइट पर जाके देखो, upsc.gov.in, upsc.gov.in, इस पर जाकर के देखो, इस पर आपका रिपोर्ट का आपको एक सेक्शन मिलेगा, उसमें आप जाओगे तो एनुअल रिपोर्ट का आपको सेक्शन मिलेगा। उसमें क्या होता है, यूपीएससी के जो मतलब चेयरमैन साहब होते हैं, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एवरी ईयर जाकर के एक रिपोर्ट सबमिट करते हैं पूरी को। उसी रिपोर्ट में ये सब मेंशन होता है कि कितने लोग हिंदी मीडियम से सिलेक्ट हुए, कितने लोग इंग्लिश मीडियम से सिलेक्ट हुए, कितने लोग कौन से ऑप्शनल से सिलेक्ट हुए, कितने डॉक्टर्स हैं, कितने इंजीनियर्स हैं, कितने लॉयर्स हैं, कितने ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड से, कितने कॉमर्स बैकग्राउंड से, मतलब ऑल द डिटेल्स ऑफ द रिपोर्ट इज शेयर्ड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय द चेयरमैन ऑफ द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। तो वो उनको शेयर करते हैं। तो मैं लिखा तो जब क्लियरली डेटा स्पीक्स, आई एम नॉट स्पीकिंग। अभी जैसे यूपीएससी चेयरमैन साहब का इंटरव्यू आया था, तो उनसे पूछा गया कि हिंदी मीडियम का रिजल्ट कम क्यों हो रहा है, हिंदी मीडियम के, तो उन्होंने बोला हिंदी मीडियम के लिए सीसैट है, तो मतलब सीसैट में मतलब जो रीडिंग कॉम्पिटिशन जिसकी वजह से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट गेट फेल्ड, ज्यादातर जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स का मानना
है कि जो यूपीएससी में सीसैट में जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन आता है 80 क्वेश्चन आते हैं, लगभग 25 टू 30 टू 40 ऐसे करके मतलब रेशियो, मतलब ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पेपर कंप्राइजेस ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन इन इंग्लिश, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम अराइजेस फॉर द हिंदी मीडियम एस्पिरेंट। वहीं पर हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स के लिए दिक्कत हो जाती है, क्योंकि आप थ्रू आउट पूरे साल भर 1.5 ईयर आप जो यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो वो आप हिंदी मीडियम में करते हो। आप जो भी कुछ पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ते हो, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ते हो, जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जो लिखते हो, सुनते हो, समझते हो, बात करते हो, वो सारा का सारा क्या होता है, हिंदी में होता है। और जब आप एग्जामिनेशन देने के लिए जाते हो तो आप सोचो वहां पे आपको पूरा का पूरा पेपर, मतलब सेकंड पेपर आपका जनरल स्टडीज सेकंड पेपर जिसको हम सीसैट के नाम से जानते हैं, वो पूरा का पूरा पेपर आपके सामने रखा है किस रूप में कि भाई इंग्लिश में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करके दिखाओ आधे से ज्यादा, वो भी अंडरस्टैंडिंग आपकी चेक होनी है और आपने कभी पढ़ा नहीं। और ऊपर से कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले क्या करते हैं कि आपको आपके प्रति सिंपैथी दिखाने के लिए कि भाई आप मतलब हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स हो, तो जो द हिंदू या द इंडियन एक्सप्रेस जो सब बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल है, इनमें से डायरेक्टली रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के पैसेजेस को पिकअप किया जाता है और एग्जामिनेशन में आते हैं। ठीक है, ऐसे एग्जांपल भी आप जाकर के देख सकते हैं, यूट्यूब पर चेक कर सकते हैं, बहुत सारे चैनल हैं जो आपको दिखाते भी हैं। आप सोचो आप ये जो बेस्ट स्टडी मटेरियल है, जस्ट बिकॉज यू बीइंग एन हिंदी मीडियम एस्पिरेंट नॉट एबल टू स्टडी दीस काइंड ऑफ स्टडी सोर्सेस, जब आप इनको पढ़ ही नहीं सकते तो जो बंदा पढ़ाई कराएंगे, जो बंदा इंग्लिश मीडियम का, तो डेफिनेटली आपसे आगे जाएगा ही जाएगा ना। इसमें कोई भ्रम की या कोई चमत्कार की या कोई मतलब ऐसे रहस्य की कोई बात ही नहीं है, इट्स एन ओपन सीक्रेट। तो आप क्यों नहीं, आप अपने आप को सक्षम क्यों नहीं बनाते? तो कोचिंग वाले क्या करते हैं कि भाई ये द हिंदू का, ये इंडियन एक्सप्रेस का बहुत अच्छा एडिटोरियल है, ये जनरल स्टडीज के दिस पर्टिकुलर पेपर से और इसके इस टॉपिक से रिलेटेड है, तो हम आपको इसको ट्रांसलेशन करके देते हैं। अब वो आपको ट्रांसलेशन करके हिंदी में दें तो और अपंग हो जाओगे आप। आप देखो यूपीएससी के जो बच्चे हैं, मतलब मोस्टली मैं सबको नहीं कर रहा हूं, बट ज्यादातर जो भी मैंने न्यूज में देखा, जो भी कुछ सुना है थोड़ा बहुत, ठीक है, क्योंकि 100% तो भाई कोई वहां पे सर्वे करने जा नहीं सकता, बट लोग मैप सेल कर रहे हैं, किताबें बेच रहे हैं, लाइब्रेरी में जाकर के नौकरी कर रहे हैं। मतलब आप यूपीएससी की आपने प्रिपरेशन की है, ठीक है, और आप उसके बाद आपको जो है न्यूज़पेपर बेचना पड़ रहा है, आपको मतलब मैप जो है सेल करना पड़ रहा है, किताबें बेच रहे हो आप खड़े होकर दुकान पे, तो मतलब इसका मतलब इस एजुकेशन का फिर फायदा क्या भाई? आप इतनी बड़ी पढ़ाई करो, उसके बाद आपको कुछ ना मिले और आपको मतलब वो काम करना पड़े जिसके लिए बंदे को एजुकेटेड होने की भी जरूरत नहीं है, वो मतलब क्लास फर्स्ट भी ना पढ़ाओ। ठीक है, तो आप मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ ये पहल, ये जो एक रेवोल्यूशन मैं लाना चाहता हूं, मैं इसीलिए लाना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट्स के सिलेक्शन को इंक्रीज किया जाए, क्योंकि उनके अंदर कोई कमी नहीं है, उनकी क्षमता के अंदर, उनकी प्रतिभा के अंदर, योग्यता के अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। तो अगर उनको सिर्फ मीडियम को चेंज, मतलब इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसको एनसीईआरटीज के थ्रू, जनरल स्टडीज पेपर 1 2 3 4 के थ्रू, पूरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के थ्रू, वर्ड मीनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग अगर डेली कराई जाए, तो ये जो चैनल है, जो हमारा कोर्स आता है, उसमें डेली हम आंसर राइटिंग कराते हैं, आपको डेली फीडबैक मिलेगा, आपको डेली स्पीकिंग की प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है ना। आपको जितनी जरूरी ग्रामर है, जितना जरूरी वर्ड मीनिंग है, जितना स्पीकिंग और जितनी राइटिंग की जरूरत है, वो सारी की सारी क्लासेस आपको अलग से दी जाती है। उसके लिए सारी एनसीईआरटी 6 से लेकर के 12th क्लास तक इंपॉर्टेंट जो एनसीईआरटीज हैं, वो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड आपको पढ़ाया था। तो कैसे नहीं आएगा आपको? अभी मैं यहां पर आपको रीड करके दिखाता हूं, यू बी एबल टू अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग, क्योंकि जितना ज्यादा सत्यता होती है उतना ज्यादा हाइप जो है बना दिया थी, अरे इतना ज्यादा है, उतना ज्यादा है। अब हिंदी मीडियम के जैसे है, तो हिंदी मीडियम का बच्चा क्या लेता है, इंग्लिश बैच लेता है, जो बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो क्या अब भाई आपने इंग्लिश मीडियम ले लिया, अब जब इंग्लिश मीडियम ले लोगे तो यूपीएससी में तो कोई इंग्लिश मीडियम है नहीं कि आंसर राइटिंग जब आप लिखोगे, जो मेंस जब आप लिखते हो, तो ईदर यू राइट इन हिंदी और यू कैन राइट इन इंग्लिश, या तो फिर आप उड़िया में लिखो, पंजाबी में लिखो, मराठी में लिखो, है ना, या फिर आप मतलब कन्नड़ा में लिखो, तेलुगु में लिखो, इतनी सारी जो भी लैंग्वेजेस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल लैंग्वेजेस हैं, उन भाषाओं में आप लिख सकते हैं मेंस, ठीक है। बट जनरली जो यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, ये सारे जो राज्य हैं, ये सब हिंदी भाषी राज्य हैं, और ज्यादातर यहीं से यूपीएससी के एस्पिरेंट्स जो है परीक्षा में बैठते हैं, ठीक है, यूपीएससी की परीक्षा में, ये भी सत्य बात है। तो वो सारे के सारे बच्चे ज्यादातर हिंदी बैठ से जाते हैं, ठीक है। तो आप इतना हिंदी जानने के बाद आप ना तो हिंदी को छोड़ पाओगे और ना ही आप इंग्लिश को पकड़ पाओगे। तो इंग्लिश मीडियम में तो एक तरीके से और ट्रैप है, अब वहां पे तो किसी तरफ के नहीं रहोगे, ठीक है। थोड़ी बहुत आपने जाओ तो भाई किसको बताओगे जाकर के आप? जैसे मान लो आपने नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, ये सब सीख लिया, किसको बताओ भाई? ग्रामर उस तरीके से पढ़नी नहीं है, जिस चीज को करना है वो चीज हमें देखना। जैसे मान लो आपको इसमें लिखना है कि भाई आई सब्जेक्ट होता है, ऐसे बोलते हैं ना, आई मतलब आई है तो इसमें सब्जेक्ट है। भाई सब्जेक्ट आपको आई से स्टार्ट करके कोई सेंटेंस पूरी यूपीएससी के मेंस में लिखना ही नहीं। आप ये नहीं कहते कि अकॉर्डिंग टू मी और व्हाट आई थिंक, नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द नीति आयोग, है ना, अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आपको रेफरेंस देना है ना, और आप लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू द लॉ कमीशन रिपोर्ट नंबर दिस, है ना, इस तरीके से आप लिख सकते हो, ठीक है ना। आपको जो है एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ऐसे लिखो ना कि अकॉर्डिंग टू द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, है ना, ये उसके अंदर फैक्ट दिए, तो 1 2 3 पॉइंट आपको लिखना उस तरीके से। उसके लिए मैं पूरी सीरीज अगर के आ रहा हूं जल्दी से, ठीक है।
तो आप लोग मतलब सोचो समझो कि यार कर क्या रहे हो। अब अगर आपको कोई हेल्प ना मौजूद हो तब तो चलो आप करते रहो भाई, कोई हेल्प नहीं है क्या कर सकते हैं, मजबूर हैं, असहाय हैं, बिल्कुल डेस्टिट्यूट वाला हमारा मतलब हो गया है, मतलब स्थिति है ना। डेस्टिट्यूट मतलब क्या है, जो असहाय, जिसको हेल्प नहीं मिल पा रही है, तो मजबूरी में फिर किसी काम को किए जाने। और जब मौजूद है, आपकी एज है, टाइम है, मनी है, सब कुछ है, घर पे बैठ के क्यों नहीं पढ़ सकते ऑनलाइन, ये सारी सुविधाएं, तो पढ़ो, मेहनत करो, बाद में मतलब कभी कंप्लेन ना करे कोई इस वजह से। दिस इज व्हाई आई हैव स्टार्टेड दिस पर्टिकुलर इनिशिएटिव। सो लेट अस नाउ स्टार्ट एंड सी दैट कि कितना ग्रामर होता है, कितना वर्ड मीनिंग नहीं समझ में आता है, क्या क्या चीजें एक्चुअल में क्या होती है, कभी पढ़ के तो नहीं देखा होगा, क्योंकि इतना ज्यादा जब मार्केट में बना दिया जाएगा भाई ये होगा वो होगा ऐसे होगा वैसे होगा, नहीं चेंज हो पाएगा, बहुत टाइम लगता है, बट हो रहा है ना। जो लोग पढ़ रहे हैं, हजारों लोग पढ़ रहे हैं हमारे साथ, ऐसा ना तो ऐसे तो नहीं पढ़ रहे होंगे, ठीक है। और आपको भी देख के लगेगा यहाँ से कि क्या स्टेचू है एक्चुअल में। अब यहाँ पे क्या लिखा है, द दिल्ली सुल्तान, द दिल्ली सुल्तान, ठीक है, या द दिल्ली सल्तनत आप लिख लो इसको, ठीक है। तो वही सुल्तान लिखा, सुल्तान को इंग्लिश में दिया, बाकी दिल्ली क्या है इसमें, कुछ नहीं है ऐसा, ठीक है। अब इसको ये रीड करने के बाद आपको ये पता चले कि भाई दिल्ली सल्तनत के बारे में या दिल्ली सुल्तान के बारे में चैप्टर है, ठीक। अब देखो जैसे कोई हिंदी मीडियम का एस्पिरेंट है, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम मतलब होता पहली बार आपने रीड करना स्टार्ट किया, अब घबराओ मत, सारी जो आपके अंदर दिमाग में वो छोड़ दो, अभी देखो कैसे समझ में आएगा। इन चैप्टर 2 है ना, वी सॉ दैट रीजन्स लाइक द कावेरी डेल्टा, ठीक है ना, बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स। अब बताओ ग्रामर को बेसिकली क्या ग्रामर है इसमें, आप बताओ, आप खुद ही बताओ। मोस्टली जो हिंदी मीडियम के जो एस्पिरेंट्स हैं वो बच्चे ग्रामर को क्या मानते हैं कि भाई कहीं पर अगर क्या लिखा हो, हैव बीन लगा हो या मस्ट लगा हो, डिड लगा हो, कैन लगा हो, कुड लगा हो, माइट लगा हो, है ना, विल हो, है ना, या कुड हैव बीन लगा हो, है ना, यही सब तो होता है ना, ठीक है। अब इसमें अब देखो, अब जैसे क्या है कि देखो जैसे ग्रामर है तो ग्रामर में एक चीज आती है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उसमें क्या आता है, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब। अब बताओ इसमें आपको क्या नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव ढूंढ के बताना है। जब आप हिंदी पढ़ते हो तो क्या ऐसा करते हो कि भाई इसमें संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, विशेषण, विस्मयादि बोधक, ऐसा हुआ है कभी? तो उस चीज से बाहर आओ और पढ़ना शुरू करो, अपना कंटेंट बनाओ, इसी से लिखो, अपनी लाइफ को मजबूत करो, अपने आप को स्ट्रेंथन करो, मजबूत करो, फिर देखो सिलेक्शन आप अपना। तो चैप्टर 2 में तो इन मतलब सबको पता है, चैप्टर 2 में हमने क्या देखा, तो वी सॉ, देखो एक वर्ड होता है सी, है ना, उसी की सेकंड फॉर्म है ये सॉ। तो अब क्या पास्ट में जितनी भी चीजें लिखी होगी वो सब सेकंड फॉर्म में ही होंगी, सिंपल सी बात है। तो हमें क्या है, सेंस पे काम करना है भाई, इसको पूरा पढ़ा, हमें सेंस समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मतलब इसका कहने का तात्पर्य क्या है वो हमको समझना है, ठीक है। तो अभी देखो जब 2 मिनट में 5 मिनट इसको रीड करके आप समझ सकते हो तो डेफिनेटली आप अपने मीडियम को हिंदी से इंग्लिश में शेयर कर सकते हो। कोई भी डाउट हो, जो नंबर मैंने आपको दिया था उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो चैप्टर 2 में क्या देखा हमने, अब इसका दैट मतलब की, ठीक है, दैट मतलब, अब देखो ये जो दैट वर्ड है ना, ये बार बार आएगा, बार बार मतलब लाखों करोड़ों बार आ जाएगा जब आप मतलब 6 लेकर 12th क्लास से पढ़ोगे, एकदम रट जाएगा क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। अब ये क्या है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या फर्क पड़ता है इस सब चीज से। भाई आपने पूरी ग्रामर पढ़ ली, उसके बाद क्या करोगे आप कि भाई ऐसे ही तो टेक्स्ट पढ़ोगे कि पूरी ग्रामर पढ़ने के बाद मुझे समझ में आए, ठीक है, यही ना। अब इसमें अब जब इसको रीड करोगे तो किसी को ये नहीं बताओगे ना भाई देखो मैंने ग्रामर पढ़ी थी, इसमें ये जो दैट है ना, ये कंजंक्शन है, ये प्रीपोजिशन है, ये इंटरजेक्शन है, पता है तुमको, ये तो करना नहीं, बताना थोड़ी ना, जो आपको समझना है, ठीक है। तो ग्रामर पढ़ने के बिना जो जरूरी ग्रामर उसको हम यहाँ पे पढ़ते जाएंगे, और बाकी जो ग्रामर शुरू से आखिर तक उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या है चैप्टर 2 में वी सॉ, हमने देखा, क्या देखा हमने कि रीजन्स मतलब क्या, क्षेत्र मतलब, ठीक है ना, क्षेत्र, ठीक है। अब से यूपी एक क्षेत्र हो गया, ठीक है, बिहार एक क्षेत्र हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, राजस्थान, ये सब क्षेत्र हो गए, एक हिसाब से लिखा है ना। लाइक मतलब जैसे, जैसे कि कावेरी डेल्टा, तो कावेरी डेल्टा हमने देख लिया, ठीक है। बिकेम मतलब क्या, बना, ये भी सेकंड वर्ड, बिकेम द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम, तो बड़े बड़े जो मतलब बड़े बड़े राज्य थे, किंगडम जो बड़े राज्य थे उनका केंद्र बन गया, क्या बन गया, कावेरी डेल्टा। अब इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हमको नोट्स बनाना कैसे होता है, देखो स्मार्ट नोट्स क्या होता है, हमको क्या लिखना है, कावेरी लिखना है, कावेरी लिखना है, ठीक है ना, कावेरी डेल्टा लिखा हमने। अब उसके बाद हम इसको क्या लिखेंगे कि सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम, है ना, तो सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम। अभी तो वैसे इस तरह से नोट्स बनाना नहीं चाहिए कि अभी हमने पढ़ा नहीं पूरा, ठीक है, बट मतलब आपको फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं। अब इसमें से क्या 2 वर्ड हमने निकाल लिए कि कावेरी डेल्टा, सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम, ठीक है। पढ़ क्या रहे हैं, मेडिवल हिस्ट्री पढ़े, अब उसमें भी क्या पढ़ने, दिल्ली से, तो पहले से जो कुछ है उसको जोड़ करके ही आगे बताया जाएगा ना आपको, ठीक। तो ये देख लिया। अब क्या है, अब जैसे डिड लगा है तो पास्ट के बारे में बताता है, ठीक है ना। तो डिड यू नोटिस, क्या आपने ध्यान दिया, तो नोटिस बोर्ड जैसे होता नहीं भाई, नोटिस बोर्ड लगा है, तो नोटिस मतलब क्या, कोई चेतावनी है, कोई आपको सूचना देनी है, तो सीधे तो आपने क्या मतलब ध्यान दिया, क्या आपने समझा, ये मतलब है डिड यू नोटिस, है ना। डिड यू नोटिस दैट, फिर देखो दैट आ गया की, ठीक, रिपोर्ट होने लगा, ठीक है। डिड यू नोटिस दैट
Did you notice that there was no mention? अब mention मतलब क्या है, वहां पे किसी का उल्लेख नहीं किया गया. There was no mention, वहां पे कोई उल्लेख नहीं था of a kingdom with Delhi as its capital. अब जितने भी किंगडम थे, लार्ज किंगडम थे, वहां पर दिल्ली जैसे कोई किंगडम का नाम उद्धृत नहीं था, मेंशन नहीं था, लिखा हुआ नहीं था, है ना. There was no mention मतलब वहां पे कोई मेंशन नहीं था, नाम नहीं लिखा हुआ था, बताया नहीं गया था. Of a kingdom with Delhi as its capital, कि मतलब जो हो कि ऐसा कोई राज्य हो जिसकी कैपिटल दिल्ली हो, ऐसा नहीं बताया गया था कि दिल्ली किसी की कैपिटल हो. ठीक है, अब क्योंकि दिल्ली सुल्तान पढ़ रहे हैं, दिल्ली सुल्तान पढ़े तो दिल्ली का मोस्ट इंपॉर्टेंट आना ही आना है. ठीक है, तो अब यहां से थोड़ा आइडिया बनेगा भाई, जो भी कावेरी डेल्टा था वो बेसिकली क्या था, द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम था. लेकिन उन जितने भी लार्ज किंगडम थे वहां पर, उनमें दिल्ली, उनमें कोई ऐसा राज्य नहीं था जिसकी कैपिटल दिल्ली हो. ठीक है फिर देखो दैट आ गया, क्या है, दैट वॉज बिकॉज. अब इसका मतलब क्या है, ऐसा. अब यहां पे दैट का मतलब क्या हो जाएगा, ऐसा, है ना. ऐसा इसलिए था क्योंकि, यहां से यहां तक इसका मतलब दैट वाज बिकॉज. अब क्या है, जब ये सारी लाइंस आपको याद हो जाएंगी, बार बार पढ़ोगे सब, तो आप न्यूज़पेपर भी पढ़ोगे, आप स्पेक्ट्रम भी पढ़ोगे, आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ोगे, तो ये सारी बुक्स आपको, शंकर आइस पढ़ोगे, सब आपको समझ में आने लगेंगी. ठीक है, तो बेसिकली सेंस का काम है, केवल ग्रामर का काम नहीं. अगर ग्रामर का काम होता तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी एक ही क्लास करते ग्रामर की, और हिंदी मीडियम के भी सारे बच्चों ने एक ही ग्रामर की क्लास की है. आप भी जब सेकंड क्लास थर्ड क्लास में रहेंगे तो एक दिन में एक ही ग्रामर की क्लास होती होगी आपके यहाँ. फिर आपने सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, 8, 9, 10, 11, 12 तक डेली एक ही ग्रामर की क्लास की, और वही एक ही ग्रामर की क्लास इंग्लिश मीडियम की. तो अगर इंग्लिश ग्रामर ना आने का पैमाना आपको लगता है कि इसकी वजह से मुझे नहीं आ रहा है इंग्लिश, राइट, कि ग्रामर ना आने की वजह से मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, मीडियम नहीं सीख रहा हूं, तो इंग्लिश मीडियम वाले ने भी पढ़ी. ठीक है, उसको तो आती है, पढ़ी तो आपने भी, तो आपको क्यों नहीं आती है. इसका मतलब एनवायरमेंट का डिफरेंस था. उन्होंने सब कुछ पढ़ा इंग्लिश में, सुना इंग्लिश में, बोला इंग्लिश में, लिखा इंग्लिश में, याद इंग्लिश में किया, उसी वजह से आ गया. तो आपको बस यही सारी चीजें करनी है, और आप देखो फर्स्ट क्लास से आपको डिफरेंस फील होगा. ठीक है, तो नहीं था. अब क्या है, दैट वॉज बिकॉज दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी. अब दिल्ली बना, अब देखो बिकेम यहां पर भी था, बिकेम यहां, भाई यही सब बार बार घूम के यही सब वर्ड्स आते, कुछ नहीं, सिर्फ डरा दिया गया है बस. ठीक है ना. दिल्ली बिकेम एन इंपॉर्टेंट सिटी, तो दिल्ली जो है, दिल्ली बोलो या दिल्ली बोलो, एक महत्वपूर्ण शहर बना ओनली इन द 12th सेंचुरी. तो 12वीं शताब्दी, अब ओनली दी मतलब केवल 12वीं शताब्दी में ही हम देखते हैं कि दिल्ली जो है एक तरीके से महत्वपूर्ण सेंटर या महत्वपूर्ण केंद्र या महत्वपूर्ण सिटी बना. अब इसमें बताओ कौन सी ग्रामर ऐसी आ गई जो आपको ना समझ में आई हो. कभी आपने पढ़ने की कोशिश की? आप, इसीलिए मैं कहता हूं कि आप सोच समझ करके देखो. ठीक है, अब देखो फिर यहां पे क्या है कि यहां पे लिखा टेक अ लुक एट टेबल 1. अब जैसे मतलब कोई टेबल 1 बनी है इसमें, है ना, ठीक है, नीचे बनी है टेबल 1, ऐसे करके बनी हुई कोई, यहां पे टेबल 1, ये देखो जैसे ये है ना, ये आपकी बनी टेबल 1 बनी हुई है. ठीक है, बता रहा कि टेक अ लुक. अब इसका टेक अ लुक मतलब क्या होता है, भाई जाओ देखो, है ना. या अब से आप लिखा टेक अ लुक, अब इसकी जगह क्या है, हैव अ लुक, हैव अ लुक, है ना. और या आप यहां पे लिख सकते कि जस्ट लुक एट टेबल 1, या आप इसको ऐसे सिंपल सी द टेबल 1. अब ये टेबल मतलब सूची होता है बेसिकली, है ना. तो ये सारे में से कोई भी आप लिख सकते हो, सब सही है. ठीक है, अब टेबल 1 देखो तो यहां क्या लिखा है, दिल्ली फर्स्ट बिकेम, देखो फिर बिकेम आया. ठीक है, यहां पर बिकेम आया था, यहां पर बिकेम आया था. भाई एक बार पढ़ोगे वही सब रिपीट होगा. हिंदी में आप ये बताओ, जब हिंदी आप मतलब पढ़ना स्टार्ट करते हो, क्या आपके मन में आता है कि हिंदी का अखबार पढ़ रहे हैं, ये तो अर्थव्यवस्था वाला सेक्शन है, ये तो मतलब कृषि वाला है, तो कृषि तो मेरा बैकग्राउंड कभी रहा नहीं, तो क्या मैं समझ पाऊंगा. बट आता तो है ना सब समझ में. वैसे ही है इंग्लिश, सिर्फ सोच का अंतर है बस. और कोई चैनल नहीं था पढ़ाने वाला, तो अब है, तो भाई इसको अवेल करो, इस चीज का फायदा उठाओ, अपनी जिंदगी को बेहतर करो. टेक अ लुक एट टेबल 1. दिल्ली फर्स्ट बिकेम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर तोमारा राजपूत. तो तोमारा राजपूत जब रूज कर रहे थे तो उन्हीं के अंडर में, है ना, उन्हीं के अंडर में दिल्ली कैपिटल बना. ठीक है, अब यहां पे हु का मतलब क्या हो जाएगा, जो. जितनी बार हु सेंटेंस के बीच में आएगा उसका मतलब हो जाएगा जो. ठीक, हु का मतलब कौन नहीं होगा, जो होगा. ऐसे सब ये होता है फंक्शन. अब अगर मान लो ग्रामर आप जानो, भाई हु क्या है, प्रोनाउन है, अब इसको कहां लगाओगे. अभी अगर लंबे लंबे सेंटेंसेस होंगे ना तो सब्जेक्ट ही नहीं समझ पाओगे, भाई सब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब क्या, जैसे लोग बताते हैं ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ब, है ना, फिर एडवर्ब, फिर आप कभी आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाओगे इसमें, कितना भी पढ़ लो, क्योंकि वो काम ही नहीं करना है. ठीक है, तो हु वर डिफीटेड इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी. अब मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी इतना लंबा लिखा है, तो मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी मतलब क्या हो सकता है, 1120, 25, 26, 1100 ऐसे करके 30 के आसपास, ये हो गया मिडिल ऑफ द 1100 ऐसे 25 जो ईयर है. ठीक है, तो चाहे ऐसे लिखो मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी. ठीक है, ये हो गया ऐसे लगभग इसके आसपास. हु वर, जो वर डिफीटेड. अब देखो वर डिफीटेड एक साथ आपको पढ़ना होगा हमेशा, तो रीड करने का तरीका आपको होता है. हु मतलब पता कि जो, अब वर डिफीटेड एक साथ, है ना, जो हराए गए थे या जो हार गए थे इन द मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी. तो मिडिल ऑफ द 12th सेंचुरी मतलब इसकी जगह यहां से यहां तक आप खाली ऐसे लिख दो 1125, मिडिल ऑफ द, ये हो गया 12th सेंचुरी. ठीक है, बाय द चौहान्स.
बाजी चौहान। तो बाय मतलब क्या होता है, द्वारा। अब किसके द्वारा, चौहान के द्वारा उनको हरा दिया गया था, ठीक है ना। अब इनको ऑल्सो, इनको मतलब किस नाम से भी पुकारा जाता है, रिफर टू एज चाहमांस भी बुलाया जाता है इनको, चौहान बुलाया चौहान। उसमें क्या ग्रामर बताओ, और इनको क्या बुलाता है, चौहान ऑफ अजमेर बुलाया जाता है, ठीक है। अब क्या है, इट वॉज अंडर द तोमारास, ये जो है ये, अब इट मतलब ये हो गया, तोमार के अंडर में थी और चौहान के अंडर में थी, दैट दिल्ली बिकेम, फिर देखो बिकेम आ गया, एन इंपॉर्टेंट, देखो फिर आया एन इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण कमर्शियल सेंटर। तो चौहान और तोमारास के अंडर में दिल्ली क्या बनी, एक कमर्शियल सेंटर बनी। अब देखो यहां से एक तरीके से आपको इवोल्यूशन बता रहे हैं, विकास बता रहे हैं कि पहले क्या शुरू हुआ, फिर कैसे मतलब दिल्ली पहले किसके अंडर में था, फिर मतलब कहां था, पहले कावेरी डेल्टा के आसपास वहां पे जो बड़े बड़े किंगडम्स थे वहां पर तो कोई मतलब ऐसे मतलब कोई ऐसा राज्य नहीं था जिसकी दिल्ली कैपिटल हो, ठीक है। फिर उसके बाद देखो तोमारास का नाम आया, फिर चाहमांस का नाम आया, ठीक है ना। तो इन लोगों के अंडर में दिल्ली पहली बार क्या बना, कमर्शियल सेंटर बना। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि तोमारास लिख सकते हो, यहां पे लिख सकते हो तोमारास, ठीक है, या यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो चौहान लिख सकते हो। अब इनके अंडर में दिल्ली यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो एज अ कमर्शियल सेंटर लिख सकते हो। कमर्शियल सेंटर मतलब क्या होता है, जैसे मार्केट वाला एरिया नहीं होता है उस तरीके का बना, मतलब लोग वहां से ट्रेड वगैरह होना, ये सब करना, ये सारी एक्टिविटीज होने लगी, ठीक है। अब क्या बता रहे कि मेनी मतलब होता है कई, मतलब एक से ज्यादा, रिच मतलब जानते हो अमीर जो होते थे, जैन मर्चेंट, तो मर्चेंट मतलब व्यापारी, तो जैन जो लोग अमीर जैन व्यापारी थे उस समय के, लिव्ड मतलब क्या, रहे इन द सिटी, इसी शहर में रहे, कहां रहे, दिल्ली में रहे बेसिकली, है ना। एंड कंस्ट्रक्टेड मींस क्या, बनवाए क्या बनवाए, सेवरल मतलब कई, मेनी मतलब भी कई चाहे यहां पे सेवरल लिख दो, चाहे यहां पे मैनी लिख दो, तो दोनों में से कोई भी लिख दो, सारे वर्ड सही, दोनों में से इन सब का मतलब होता है कई है, एक से ज्यादा, है ना। तो सेवरल टेम्पल्स, बहुत सारे टेम्पल्स को बनवाया। क्वाइंस मिंटेड हियर, तो क्वाइंस मतलब क्या, सिक्के, मिंटेड मतलब ढालना, तो दिल्ली में सिक्के भी ढाले जाते थे। कॉल्ड दिल्ली वाल हैड अ वाइड सर्कुलेशन। अब जो दिल्ली, अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट क्या चीज पता गया कि दिल्ली में जो सिक्के ढाले जाते थे उनको हम क्या बोलते थे, दिल्ली वाल बोलते थे, दिल्ली वाल बोलते थे उनको, ठीक है। तो ये हमने बना लिया, तो इसका आप नोट्स बनाओ कि दिल्ली वाल था। हैड मतलब क्या है, था। अब वाइड मतलब क्या है, ज्यादा, मतलब ज्यादा बड़े एरिया में सर्कुलेशन, मतलब बहुत बड़े एरिया में प्रचलित थे। अब बताओ इसमें से आपने नोट्स भी समझ लिया कि क्या क्या नोट्स निकालने, तो ही 3-4 वर्ड हमको निकालना है 2 पैराग्राफ से, ये आप समझ गए अच्छे से, ठीक है। तो जब आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं तो किस बात की टेंशन है आपको। अब जब ये चीजें आपने लिख ली, अब आपको इसको लिखना कैसे, अब आप इसको लिखो कि आई हैव स्टडीड अबाउट द दिल्ली सल्तनत, ये लिखो। इसका मतलब ये होता है कि मैंने दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ा है। फिर फॉलोइंग लिखो। 1 पॉइंट क्या है कि आपने देखा कावेरी डेल्टा, ये लिखो आप, कावेरी डेल्टा लिखा। उसके बाद आप हल्का सा डैश लगा करके क्या लिखो, द सेंटर ऑफ लार्ज किंगडम्स, ठीक है, ये लिख लिया आपने, क्योंकि आपको पता है भाई थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड से लेना पड़ेगा, ये आपने ले लिया। फिर उसके बाद आपने क्या लिखा कि जो दिल्ली थी, तो आप लिखो दिल्ली लिखो, उसके बाद लिखो ये ऐसे तुम्हारा राजपूत लिख लो, है ना, और उसके बाद इनको चौहान को लिख लो। इनके अंडर में दिल्ली में मतलब क्या हुआ, पहली बार दिल्ली जो है क्या, किस तरीके की, एक तरीके से कैपिटल के रूप में काम करना शुरू किया, इंपॉर्टेंट कमर्शियल सेंटर बना। अब देखो इनको दोनों को लिख लो, ये लिख लो। अब उसके बाद क्या है, दिल्ली में जो भी कॉइन्स मिंटेड होते थे उनको हम क्या बोलते थे, दिल्ली वॉल बोलते थे। बस ये सब लिखने की जरूरत नहीं, ये सब कोई नहीं लिखता है, पूरी बुक तो नहीं लिखनी, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखना। तो अब आप सोचो इतने से ही आपको समझ में, अब सोचो जब आप हिंदी में याद करते चीजों को, हिंदी में जब आप चीजों को याद करते तो भी आप ऐसे पॉइंट्स को तो याद करते ही लिख करके, है ना। तो उसकी जगह आप इंग्लिश में सारे पॉइंट्स को लिख के याद करो। तो आपके अब जब आप इनको याद कर लोगे, अब आपके माइंड में कुछ ना कुछ तो रहेगा ना कि भाई मैंने दिल्ली वॉल पढ़ा, मैंने कावेरी डेल्टा पढ़ा, है ना, मैंने कावेरी डेल्टा पढ़ा, मैंने इनके चौहान के बारे में पढ़ा, चौहान के बारे में पढ़ा, मैंने इनके तुम्हारा जो राजपूत है उनके बारे में पढ़ा मैंने, है ना। तो ये सब जो आप मतलब रीड करोगे ना, तो आपके माइंड में कुछ तो पॉइंट्स आएंगे ना। अब उन्हीं पॉइंट्स को आप बोलना शुरू कर दो अपने मुंह से कि आई हैव, जो लिखा है उसी बोलो, आई हैव स्टडीड अबाउट द दिल्ली सल्तनत इन विच, मतलब जिसमें। तो ऐसे वर्ड्स मैं आपको बताऊंगा इन विच, जिससे कि आप क्या सेंटेंस को बड़ा कर दो। छोटे छोटे सेंटेंस तो एक दो मतलब आराम से लिख लोगे, बट क्या है उस सेंटेंस को पूरा मतलब उसमें जो आपका मन है, जो भी चीजें आपके आइडिया हैं, जो भी आपका है कंटेंट, उसको ऐड करके उस सेंटेंस को पूरा एक मतलब इंट्रोडक्शन का रूप देना, मेन बॉडी का रूप देना, कंक्लूजन का रूप देना। वो सब कैसे होगा, वो सब स्लोली जब आप हमारे साथ प्रैक्टिस करोगे डेली, तब आपको वो सारी चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। तो देखो इसमें कोई ऐसी कठिनाई, कोई ऐसी ग्रामर, कोई ऐसी वोकैबुलरी जो आ रहा है वो आपको बताया जा रहा है, ऐसे करके सीख जाओगे आप। जैसे हर व्यक्ति सीखता है वैसे आप भी सीख जाओगे। और ऐसा नहीं है कि जो इंग्लिश मीडियम का बच्चा है वो 1 साल में प्रिपरेशन करेगा और आपको 5 साल लगेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। आपको बस 1 महीना एक्स्ट्रा लगेगा, बहुत ज्यादा, वो भी स्टार्टिंग में, ठीक है। उसके बाद आपकी स्पीड और ज्यादा हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि आप स्पेशल फोकस के साथ पढ़ोगे, ठीक है। तो इफ यू हैव वॉच्ड दिस वीडियो अप टू हियर, शेयर अमंग ऑल द हिंदी मीडियम एंड डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर अमंग ऑल द